नमस्कार और स्वागत। मेरा नाम है ललित और आप जुड़ चुके हैं लीगल क्लिनिक बाय ललित के साथ। ह्यूमन राइट्स में आज हम पढ़ेंगे ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस के बारे में कि यूनाइटेड नेशंस के कौन से ऑर्गन हैं, उनका काम क्या है, उनको कहते क्या हैं। तो सबसे पहले जानेंगे यूनाइटेड नेशन का छोटा सा इंट्रोडक्शन और फिर जानेंगे उसके ऑर्गन्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनाइटेड नेशन, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो पूरे वर्ल्ड में त्राहिमाम मचा हुआ था क्योंकि हर जगह बहुत बुरा हाल था। तो ये वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 1945 में बनाया गया। किस पर्पज से? कि भाई इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी बना रहे, देश आपस में लड़े भिड़े ना, और इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट किया जा सके और पूरे वर्ल्ड में ह्यूमन राइट्स को प्रमोट किया जा सके। इसके जो मेंबर्स हैं वो 51 मेंबर्स थे जब ये यूएन चार्टर साइन हुआ था उस टाइम पे। लेकिन ओरिजिनली ऑन द सेम डेट 50 देशों ने ही साइन किया था क्योंकि पोलैंड के जो मेंबर थे वो उस दिन पहुंच नहीं पाए थे और उन्होंने ये बाद में साइन किया। आज की डेट की बात करें तो 193 मेंबर्स हैं। हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में लोकेटेड है और जो यूनाइटेड नेशन का टर्म है ना, जो नाम दिया गया था, ये उस टाइम के यूएस के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रोजवेल्ट ने दिया था। यूएन का जो लोगो हम आज देखते हैं ये 1945 में डिजाइन किया गया था और तब से ये अब तक ऐसा ही है। और कैसा दिखता है? ऐसा लोगो दिखता है। ये यूनाइटेड नेशंस का लोगो है। और यूएन की 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। ये वो लैंग्वेजेस हैं जिनमें यूएन में काम किया जाता है। अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। इसमें हिंदी कहीं नहीं है क्योंकि उस टाइम पे तो हम बेसिकली आजाद भी नहीं हुए थे। हमारा देश तो 1947 में आजाद हुआ और यूएन बन गया था 1945 में। आइए बात करते हैं यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन्स की। तो 6 ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशंस के जिसको हम डिस्कस करेंगे। जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और लास्ट में सेक्रेटरीएट। तो चलिए जनरल असेंबली से शुरू करते हैं। ये है जनरल असेंबली, ऐसी दिखती है। और जब वो टीवी पे हम भाषण देते हैं ना कि यूएन में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स जाके देशों के भाषण देते हैं, वो यहाँ खड़े होके भाषण देते हैं। दिस इज द प्लेस। जनरल असेंबली की अगर बात करें तो इसके प्रोविजंस को चैप्टर 4 में बताया गया है, आर्टिकल 9 से 22 के बीच में। इसका मेन काम क्या है? डेलिब्रेटिव, पॉलिसी मेकिंग और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूएन। तो जितने देश यूएन के मेंबर्स हैं वो सारे यूएन जनरल असेंबली के भी मेंबर्स हैं। दिस इज द ओनली ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस जिसमें सारे ही देश मेंबर हैं। आम सभा है ये। इसको इसी वजह से पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस भी बोला जाता है। इनकी मीटिंग हर साल सितंबर में कंडक्ट की जाती है। अगर कंपोजिशन की बात करें तो आर्टिकल 9 में जनरल असेंबली की कंपोजिशन बताई गई है। वोटिंग के प्रावधान आर्टिकल 18 से 19 में बताए गए हैं। एक मेंबर एक वोट दे सकता है जो कि प्रेजेंट हो। अगर वो मेंबर प्रेजेंट नहीं है तो वो वोट नहीं करेगा। एक चीज ध्यान देने वाली ये है कि वन स्टेट हैव गॉट 5 मेंबर्स इन जनरल असेंबली। 5 मेंबर्स होते हैं हर स्टेट के। तो जो लोग प्रेजेंट हैं वो वोट कर सकते हैं। जो भी मेजर डिसीजन लिए जाते हैं जनरल असेंबली में वो बेसिकली 2/3 ऑफ मेजोरिटी से लिए जाते हैं और बाकी के जो सिंपल डिसीजन होते हैं वो मेजोरिटी से लिए जाते हैं कि भाई 50% से ऊपर जिसको वोट मिल गए वो अडॉप्ट कर लिया जाएगा रेजोल्यूशन। वो देश जो 2 साल से ज्यादा यूएन में फीस पे नहीं करते, अपनी मेंबरशिप फीस नहीं पे करते, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन नहीं देते, उनको यूएन में वोटिंग का अधिकार नहीं देता। बहुत रेयर होगा ऐसा कि कोई देश यूनाइटेड नेशंस की फीस ना पे करे 2 साल के लिए। और तो अगर ऐसा देश कोई करता है तो उसे उसके वोटिंग राइट नहीं दिए जाते। अगर इसके पावर और फंक्शन की बात करें तो ये आर्टिकल 10 से 17 के बीच में दिए गए हैं। इंटरनेशनल और पीस और सिक्योरिटी को लेके ये बात करता है और जो भी डिस्कशन होता है वो रिकमेंडेशन सिक्योरिटी काउंसिल में दिया जाता है। इसका मेन काम है कि ये इकोनॉमिक, कल्चरल, एजुकेशनल और हेल्थ फील्ड्स में आपस में देशों के बीच में कॉपरेशन को बढ़ाए। और जो भी इंटरनेशनल लॉ बनते हैं, जो भी उनका कॉडिफिकेशन होता है, वो भी यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में ही पास किए जाते हैं। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स को, फंडामेंटल फ्रीडम्स को इंटरनेशनल लेवल पे विदाउट एनी डिस्टिंक्शन टू रेस, सेक्स, रिलीजन एंड लैंग्वेज अगर प्रमोट करता है तो वो यूएन करता है। इसका काम ये भी है कि ये जो बाकी के ऑर्गन है ना, जो 5 हमने अभी डिस्कस किए, इनसे एनुअल रिपोर्ट लेता है और वो रिव्यू करता है। इसके अलावा जो भी यूनाइटेड नेशंस के बजट बनाए जाते हैं उनमें रिकमेंडेशन, रिव्यूज और फाइनलाइजेशन भी ये भी जनरल असेंबली का ही काम है। आइए बात करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल की। तो सिक्योरिटी काउंसिल कुछ ऐसा सा दिखता है। यहाँ
यहाँ बीच में कैमरा लगा देते हैं ताकि वो रोटेट करता रहे और जो बोलता रहे उसको स्क्रीन पर रिप्रेजेंट किया जा सके। सिक्योरिटी काउंसिल की अगर बात करें तो इसके प्रोविजंस चैप्टर 5 आर्टिकल 23 से 32 तक दिए गए हैं और इसको एक ही काम है इसका कि मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी एट द इंटरनेशनल लेवल। ये तय करता है कि दुनिया के किस हिस्से में युद्ध का खतरा पनप रहा है, किसको किससे खतरा है, तो ये वो फैक्टर्स को भी डिटरमाइन करता है। इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में ही लोकेटेड है और इसे यूएन का सबसे मोस्ट पावरफुल ऑर्गन भी जाना जाता है, ये ध्यान रख लीजिएगा। अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसकी कंपोजिशन आर्टिकल 23 में दी गई है। वोटिंग के जो राइट हैं वो आर्टिकल 27 में दिए गए हैं। एक मेंबर एक वोट कर सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो ये है ये कहता है कि इसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं। चाइना, फ्रांस, यूएसएसआर जो अब रशिया है, यूके एंड यूएसए, ये 5 परमानेंट मेंबर हैं। 5 सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के। इसके अलावा 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं जो 2 साल के लिए चुने जाते हैं। 2 साल का इनका टेन्योर होता है और फिर ये बदल दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी डिसीजन लेना है सिक्योरिटी काउंसिल को तो उसको 9 वोट चाहिए टोटल और उन 9 वोटों में से 5 परमानेंट मेंबर्स के वोट होने चाहिए। अगर इनके पास ये अधिकार है, अगर इनमें से कोई भी मेंबर वीटो कर देता है तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं होता, उस डिसीजन को नहीं लिया जाता और जिस भी देश के बारे में चर्चा चल रही है वो देश पार्टिसिपेट नहीं करेगा वोटिंग में। अगर इसके पावर्स और फंक्शन की बात करें तो सबसे पहला तो मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी। उसके बाद ये एनुअल रिपोर्ट सबमिट करता है जनरल असेंबली को जब भी जरूरत होती है। सिक्योरिटी काउंसिल का जो प्रेसिडेंट है वो हर महीने रोटेशन बेसिस पे इलेक्ट किया जाता है। कोई भी मेंबर जो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं है, सपोज कीजिए कोई भी ऐसा देश जो इसका सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर नहीं है, क्योंकि देश तो बहुत सारे हैं, यूएन की जनरल असेंबली में भी 193 मेंबर्स हैं, लेकिन इसके देखा जाए तो सिर्फ 15 ही मेंबर हैं, जिसमें से 5 तो परमानेंट हैं और 10 हर 2 साल में बदल दिए जाते हैं। तो अगर किसी भी देश के बारे में चर्चा हो रही है सिक्योरिटी काउंसिल में तो उस देश को यह अधिकार है कि वो विदाउट वोट, उसको वोट का अधिकार तो नहीं मिलेगा लेकिन अपना पॉइंट ऑफ व्यू सिक्योरिटी काउंसिल में रख सकता है। और 5 परमानेंट मेंबर्स को जो वीटो पावर दी गई है ना, इससे अनडेमोक्रेटिक कैरेक्टर माना गया है यूएन का कि ये अच्छी चीज नहीं है कि 5 देशों के पास ऐसे अधिकार हैं कि अगर इनमें से किसी भी एक को वो लगा कि वो गलत है तो वो रेजोल्यूशन कभी पास हो ही नहीं पाएगा। आइए बात करते हैं तीसरे ऑर्गन के बारे में, विच इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसके नाम से ही तय हो जाता है कि ये इकोनॉमी और सोशल बिहेवियर के बारे में इंटरनेशनल लेवल पे बात करता हो। तो इसके प्रोविजंस जो हैं वो चैप्टर 10 में दिए गए हैं, आर्टिकल 61 से 62 के बीच में। ये यूएन का वो प्लेटफॉर्म है जो डिबेट करता है, रिफ्लेक्ट करता है इनोवेटिव थिंकिंग को एट द इंटरनेशनल लेवल। इसके 3 डायमेंशंस बोले गए हैं कि डेवलप करेगा किसको, इकोनॉमी को, सोशल को और एनवायरमेंटल इश्यूज को एट इंटरनेशनल लेवल। इसका सबसे बड़ा काम ये है कि जितने यूनाइटेड नेशन के सेमिनार होते हैं, कॉन्फ्रेंस होते हैं, ये इकोसॉक, इसको शॉर्ट में इकोसॉक भी बोलते हैं, इसके द्वारा ही कंडक्ट किए जाते हैं। इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में ही लोकेटेड है। अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसकी कंपोजिशन आर्टिकल 61 में दी गई है। 18 मेंबर होते हैं जो हर साल इलेक्ट किए जाते हैं और टोटल 54 मेंबर्स हैं। री इलेक्शन, अगर आप इस बार इलेक्ट हुए हो तो आप अगली बार भी इलेक्ट हो सकते हो, ये पॉसिबिलिटी है, जो पॉसिबिलिटी सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं थी। इसके वोटिंग के जो प्रावधान है वो आर्टिकल 61 में दिए गए हैं। हर मेंबर के पास एक वोट होता है और डिसीजन जो होते हैं वो मेजॉरिटी से लिए जाते हैं। पावर्स और फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका सबसे मेन रोल जो है वो है कि ये स्टडीज इनिशिएट करता है। ये इंटरनेशनल लेवल पे इकोनॉमी को, सोशल को, कल्चरल को और एजुकेशनल मैटर्स को स्टडी करता है और प्रमोट करता है। ये रिकमेंडेशन देता है जनरल असेंबली को कि अगर आपको समाज में इकोनॉमिक्स को, सोशल को और कल्चरल बिहेवियर को प्रमोट करना है, आपसी सद्भाव बनाना है सब मेंबर्स के बीच में, तो आपको क्या करना चाहिए। सिक्योरिटी काउंसिल को असिस्ट करता है जब जरूरत पड़ती है और ड्राफ्ट कन्वेंशन बनाता है कि ये सेमिनार होने चाहिए, ये नहीं होने चाहिए और उसको फिर जनरल असेंबली में सबमिट करता है और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार कंडक्ट कराए जाते। तो ये हो गया हमारा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल खत्म। इस वीडियो में हम इन्हीं 3 ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे, बाकी के 3 ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। एक क्विक रिवीजन मार लेते हैं कि आज हमने इस लेक्चर में क्या पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा पर्पस ऑफ यूनाइटेड नेशंस, क्यों बनाया गया था, कितने मेंबर हैं 193, कितनी लैंग्वेजेस हैं यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियली 6 लैंग्वेजेस हैं यूनाइटेड नेशंस की
और इसके कौन से ऑर्गन है? जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड सेक्रेटेरिएट। आपके कोई सजेशंस हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अगर नॉलेजेबल लगा तो उस अंगूठे के निशान को हल्का सा दबा दो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए और मैं वीडियोस ऐसे ही बनाता रहूं। और कोई भी इंटरेस्ट है ना अगर लॉ में या जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगले वीडियो में मिलते हैं और बाकी के 3 ऑर्गन्स के बारे में बात करते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।